नमस्कार, मैं स्टूडेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके चैनल हिंदी नारी में। उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर, इस समय जैसा कि हम जानते हैं कि नया आयोग बहुत सक्रिय है और कई सारी विज्ञप्तियां जो पुरानी थीं उनके भी क्लियर होने की बहुत तेज़ी से संभावना बन रही है और आयोग ने अब अध्याचन मांगने शुरू कर दिए हैं। केवल आयोग ही नहीं, नया आयोग नहीं, जीडीसी की तरफ से भी बड़ी कार्रवाई हो रही है कि अब जो पुराने अध्याचन हैं उसको क्लियर करना है। तो जो तैयारी आप कर रहे हैं उसको बहुत से जल्दी स्पीड में ले आइए। जो नए बच्चे जिन्होंने नेट पास कर लिया है, जेआरएफ पास कर लिया है, उनके लिए भी एक बहुत अच्छा अवसर आने वाला है। तो आप सभी मिल के तैयारी करिए, स्टार्ट करिए। हम बात करेंगे आज उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर। हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 2 कमीशन हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर की विज्ञप्ति निकालता है, जिसमें पहला है यूपीएचएससी अभी तक, ठीक है, और दूसरा है यूपीजीडीसी, ठीक है। अब आपका एक नया आयोग बना है, नया शिक्षा सेवा चयन आयोग। इससे नई विज्ञप्तियां और नई वैकेंसियां भी जल्दी हमें देखने को मिलेगी। फिलहाल की हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी साहित्य आपने ऑप्ट किया है। हिंदी साहित्य से आपने फॉर्म भरा है। विज्ञापन 51 अगर आप हिंदी साहित्य से दे रहे हैं या आगे हिंदी साहित्य से असिस्टेंट प्रोफेसर की आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, कैसे बन सकते हैं हिंदी साहित्य में असिस्टेंट प्रोफेसर, आज मैं आपको इस पर डिस्कस करने वाली हूँ। साथ में कुछ अपना अनुभव भी शेयर करूँगी क्योंकि मैंने यूपीएचएससी का भी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है और वर्तमान में यूपीएचएससी के थ्रू ही असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ और साथ में यूपीजीडीसी भी मैंने रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। दोनों ही एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है मैंने और मैं जानती हूँ इन दोनों एग्ज़ाम के नब्ज़ कैसी है, तैयारी कैसे करना है। और आप नेट का एग्ज़ाम पास कर चुके हैं तो भी आपको इन दोनों परीक्षाओं के लिए किस तरीके से अब लगना होगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि कैसे बने और मैंने कैसे लिया इसमें सिलेक्शन, क्योंकि हम क्या मान के चल रहे हैं कि अब आपका परीक्षा है ना वो बहुत जल्दी होगा। हमेशा हम ये मान के चल रहे हैं कि 2 महीने में, निकट 2 महीने में आपकी परीक्षाएं जो कि अभी रुकी हुई हैं वो हो जाएंगी। तो अब आपको क्या तैयारी करना चाहिए, कैसे तैयारी करना चाहिए, क्या आपका फॉर्मेट हो। और साथ में वो बच्चे जो नए हैं, जो अभी नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं और अब असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए लग जाने वाले हैं, तो क्या क्या ज़रूरी होता है। सबसे ज़्यादा परीक्षा के लिए ज़रूरी होता है आपका सिलेबस और साथ में PYQ। 2 चीज़ आपको परीक्षा की तैयारी से पहले ही अपने पास ले लेनी होती है, उसका ऑब्जर्वेशन, उसकी स्टडी कर लेनी होती है, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है हम अपने चैनल पे HN अध्ययन पर भी यूपीएचएससी और यूपीजीडीसी का हिंदी साहित्य का असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच ऑलरेडी हम लॉन्च कर चुके हैं, जिसके एडमिशन लास्ट 5 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है और उसके एडमिशन अभी भी चल रहे हैं। हम भी यूपीएचएससी और यूपीजीडीसी की पूरी तैयारी उसमें देने वाले हैं। साथ में हम आपको तैयारी करवाएंगे यूपीपीजीटी की भी, ठीक। तो सबसे पहले आपका जो आज ये इसको एज ए ओरिएंटेशन क्लास ही समझ लेते हैं कि आपको क्या तैयारी करनी होगा। करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है सिलेबस। तो हम बात करेंगे सबसे पहले आपके यूपीएचएससी के सिलेबस से। चूँकि यूपीएचएससी का एग्ज़ाम जो है वो लगा हुआ है, उसके फॉर्म भरे जा चुके हैं और परीक्षा होने की संभावना सबसे पहले यूपीएचएससी की ही है। तो यूपीएचएससी का सिलेबस हम देखते हैं। हिंदी साहित्य, आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो सिलेबस है यूपीएचएससी का अब चेंज हो चुका है। पहले सिलेबस जो था वो 7 यूनिट में था और पिछले गत एग्जामों से अब ये सिलेबस हो गया है टोटल 10 यूनिट में, ठीक है। सिलेबस जब आप देखेंगे तो काफ़ी डिटेल में डिफ़ाइन किया गया है, उससे घबराना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि जब आप सिलेबस के अंदर पढ़ते हो ना तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें वही लगती हैं कि आपने पढ़ी है, ठीक है। बस उसी सिलेबस को थोड़ा सा और डिफ़ाइन कर दिया गया है, ठीक। पहला सिलेबस, इसका पहले जो यूनिट है उसमें है हिंदी भाषा का इतिहास, ठीक है। हिंदी भाषा का इतिहास
इसमें आपको प्रॉपर पढ़ना है कि हिंदी भाषा का ओरिजिन, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कैसे है, उसका विकास क्या हुआ, और आज के समय में जो हिंदी भाषा हमारे आपके सामने जो मानक हिंदी का स्वरूप है, उसकी यात्रा कैसे प्राचीन हिंदी से, प्राचीन आर्य भाषा से होते हुए आज हम राष्ट्रभाषा, मानक भाषा के साथ आज की हिंदी को हम पढ़ते, देखते और समझते हैं। तो ये जो पूरा फंडामेंटल है, या कह सकते हैं संरचनात्मक जो पूरा नॉलेज है, वो आपको यूनिट 1 में मिलेगा। इसमें आपको क्या पढ़ना है, आर्य भाषा का पूरा विकास, जिसके अंतर्गत हम संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश से होकर के मानक हिंदी तक की यात्रा को पढ़ेंगे। साथ में इसको पढ़ना है, इसका पूरा भौगोलिक अध्ययन भी करना है। भाषा के क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन हुए, उसकी उपबोलियां, और साथ में हिंदी के जितने भी रूप हैं, जब मानक हिंदी से पहले हिंदी के क्या क्या रूप हुए, जैसे इसको हिंदुस्तानी, दक्खनी और रेख्ता, कई सारे उसके नाम मिले, कैसे मिले ये हमको देखना है। आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि अवधी, ब्रज और साहित्यिक हिंदी का हिंदी साहित्य में क्या अवदान है, क्या योगदान है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब आप हिंदी साहित्य पढ़ते हो, इतिहास पढ़ते हो, तो आप देखते हो कि भक्ति का पूरा काल जो है वो आपकी इन्हीं बोलियों का पूरा साहित्य है। ठीक है, तो इस तरीके से हम अवधी, ब्रज और हिंदी तीनों का प्राचीन काल से क्या संबंध है, उससे लेकर के आधुनिक आज के समय तक ये बोलियां कहाँ स्थान रखती हैं, उसका क्या साहित्यिक अवदान है, ये भी हम इस पेपर में पढ़ते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे मानक हिंदी। जो मानक हिंदी आप आज जानते हो, जो खड़ी बोली की मानक हिंदी, जो व्याकरणिक हिंदी हम लोग आज पढ़ते हैं, उसका स्वरूप कैसा है, उसका संरचनात्मक स्वरूप है, जैसे उसका स्वनिम व्यवस्था, ध्वनि की व्यवस्था और रूप की व्यवस्था हम पढ़ेंगे, शब्द रचना, और साथ में व्याकरण, बेसिक जो व्याकरण है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, शब्द रचना और रूप रचना, वो भी हम इसी यूनिट के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। मतलब बेसिक हिंदी जितनी भी होती है, व्याकरण, सामान्य हिंदी की जो बेसिक हिंदी है, वो पूरा आप इस यूनिट में पढ़ते हो। उसके साथ हम पढ़ेंगे हिंदी का जो भी संवैधानिक रूप है, चाहे वो राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संवैधानिक विकास और देवनागरी लिपि का पूरा विकास, और उसके लिए जो भी प्रयास किए गए वो पूरा पढ़ेंगे। इसके साथ जो अगली यूनिट है, उसमें हम प्रॉपर अलग से नागरी लिपि का इतिहास और विकास पूरा डिटेल में दिया हुआ है। ठीक, यहाँ हम देख सकते हैं नागरी लिपि कैसे, उसका क्या कैसे उद्भव हुआ, विकास कैसे हुआ, इसके अंतर्गत हम उसका नामकरण, क्षेत्रीय विशेषताएं, ये सारे हम नागरी लिपि के विकास, उद्भव और विकास के अंतर्गत पढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे नागरी लिपि की विशेषताएं और मानकीकरण। नागरी लिपि में समय समय पर कई सारे सुधार हुए, कई परिवर्तन हुए, कई सारे इसके प्रयास किए गए कि नागरी लिपि को मानकीकृत किया जाए। वो सारे प्रयास, चाहे वो संस्थागत हों या वैयक्तिक हों, उसको हम पढ़ेंगे इस यूनिट में। साथ में जो अगला टॉपिक है वो है कंप्यूटर, देवनागरी लिपि और यूनिकोड। एकदम ये कह सकते हैं एकदम प्रासंगिक और ज्वलन टॉपिक है। इस समय हम जानते हैं कि आपका 14 सितंबर को हमने हिंदी दिवस मनाया। हिंदी दिवस की थीम ही यही थी कि हिंदी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब हिंदी और एआई, मतलब हिंदी को हम किस तरीके से आधुनिकीकरण या आधुनिक व्यवस्था के साथ जोड़ते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये जो है, जो जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, जितनी भी सुविधाएं हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, ये पूरा हम पढ़ेंगे सेकेंड यूनिट में। ठीक, उसके बाद हम पढ़ रहे हैं थर्ड यूनिट में क्या है, हिंदी का विस्तारीकरण। हिंदी जो आज आपके सामने, हमारे सामने है, उस हिंदी को बनाने के लिए कितने लोगों ने प्रयास किया है। सामाजिक संस्थाएं, साहित्यिक संस्थाएं और कितने सारे लोगों का वैयक्तिक प्रयास है कि ये जो हिंदी, ये जो मानक हिंदी, वो हिंदी जो आज विश्व भर में अपना परचम लहरा रही है, उसको बनाने के लिए कितने प्रयास हुए, कितने योगदान हुए, चाहे वो व्यक्तिगत हो, संस्थात्मक योगदान हो, और हिंदी से संबंधित आज भी क्या सरकारी संस्थाएं हैं और विभाग हैं जो कार्य कर रही हैं। अब कार्य इसके कैसे हो सकते हैं, वो सम्मान भी हैं, पुरस्कार भी हैं, और पत्र पत्रिकाओं का जब हम पढ़ेंगे तो उसको आप देखते हैं कि शुरुआत से ही इसका एक लंबा इतिहास है। इसका इतिहास हम अलग से भी पढ़ेंगे आप जब हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम
जो बेसिक पत्र पत्रिकाओं का योगदान रहा है हिंदी साहित्य के इतिहास को या खड़ी बोली मानक हिंदी को बनाने के लिए, उसका डिटेल हम यहाँ पढ़ेंगे। हिंदी का जन माध्यम और हिंदी पोर्टल, वेब पोर्टल, सोशल मीडिया में हिंदी का क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या नए नए आविष्कार हुए हैं, ये सारी चीज़ हम पढ़ेंगे। हिंदी के जितने भी के विकास और प्रसार में जो भी प्रयास हुए हैं उसको हम पढ़ेंगे थर्ड में, ठीक है। अगला यूनिट है आपका फोर्थ यूनिट, हिंदी साहित्य का इतिहास, जाना पहचाना यूनिट है। और इसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, साहित्य दर्शन, हिंदी साहित्य को देखने की प्रक्रिया, लिखने की जो प्रक्रिया है, हजारों वर्षों का जो इतिहास है ना, उसको लिखने में, संजोने में क्या प्रयास हुए और कितने तरह की विचारधाराओं ने उसमें काम किया है, इसको हम पढ़ेंगे यहाँ पर इसके यूनिट 4 के फर्स्ट टॉपिक में। इतिहास लेखन के बतदियाँ और कौन कौन से प्रमुख ग्रंथ हैं, हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण। ये अकेला एक ऐसा टॉपिक है ना जिससे हर साल एक ना एक प्रश्न बनना ही है, केवल इस टॉपिक से एक प्रश्न जरूर बनता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि हिंदी साहित्य का विभाजन 4 कालों में हुए हैं। चारों कालों को हम डिटेल में पढ़ते हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। सभी को डिटेल में पढ़ना है, प्रॉपर डिस्क्राइब करते हुए यहाँ पे बताया है। हम जब इसको पढ़ेंगे तो हम इसको फैक्चुअल और डिस्क्रिप्टिव दोनों मोड पे पढ़ेंगे, क्योंकि अब जैसे परीक्षाओं का पैटर्न बदल रहा है, हो सकता है ये आने वाली परीक्षा में प्रश्न का मोड भी चेंज हो जाए, तो हमें दोनों तरीके से पढ़ना है, डिस्क्रिप्टिव भी पढ़ना है और फैक्चुअल भी पढ़ना है, ठीक है। चाहे भक्ति काल है, रीतिकाल या आधुनिक काल में, आधुनिक काल में आप देख सकते हैं भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, समकालीन कविता से लेकर के आधुनिक कविता के जितने भी काव्य आंदोलन हुए, ये पूरा जो इतिहास है ना हिंदी साहित्य का इतिहास, ये इतिहास तो आपका काव्य के हिसाब से है, हिंदी कविता और काव्य साहित्य के हिसाब से है। उसके बाद जब हम पढ़ते हैं तो काव्य का साहित्य का इतिहास तो हो गया। 5वां जो यूनिट है वो है हिंदी साहित्य का गद्य विधाओं का इतिहास। हम जानते हैं कि ये जितनी भी गद्य विधाएं हैं, इनका जन्म, ज़्यादातर गद्य विधाओं का जो जन्म है आपके आधुनिक काल से शुरू हो जाता है, लेकिन इन सभी गद्य विधाओं का अपना एक इतिहास है और इसके विकास की एक परंपरा लगातार चलती रहती है। तो इसमें हम पढ़ेंगे आपकी जो भी प्रमुख बड़ी एवं छोटी दोनों विधाओं को हम देखते हुए चलते हैं। हिंदी उपन्यास का वर्गीकरण प्रॉपर पढ़ते हुए, जितना भी इसमें डिटेल में दिया है सारे वर्गीकरण के साथ कुछ प्रमुख, जितने भी प्रमुख उपन्यासकार हैं और उनके उपन्यास देखते हुए चलेंगे। उसके बाद अगला है आपका हिंदी कहानी, उसका उद्भव कैसे हुआ, उसका विकास और प्रसार कैसे हुआ। हिंदी कहानी बहुत समृद्ध विधा है। आपके हिंदी साहित्य के सिलेबस में हिंदी कहानी सबसे ज़्यादा समृद्ध विधा है, क्योंकि हर तरह की कहानियाँ हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एक ऐसा टॉपिक है जिससे प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है। अगला है हिंदी नाटक, डिटेल पूरा आपका दिया हुआ है। इसमें हम साथ में ये एक अच्छी और नई चीज़ आई है कि रंगमंच का इतिहास भी हमें पढ़ना है और नाट्य परंपरा भी पढ़नी है, ठीक है, जिसमें हम नाट्य शास्त्र, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र जो है उसका संक्षिप्त परिचय लेते हुए पूरे नाटक के विकास को, हिंदी नाटक के विकास को डिटेल में पढ़ना है कि नाट्य शास्त्र जो कि संस्कृत का ग्रंथ है, वहाँ से हिंदी का जो नाटक, जो पूरी परंपरा है वो कैसे विकसित होती है, इसको पढ़ेंगे। और पढ़ेंगे हम स्वतंत्रता युग के बाद जो नाटक है उसके साथ हिंदी एकांकी और कुछ प्रमुख एकांकीकार को भी पढ़ेंगे, ठीक। ये पूरी चीज़ें देखो यहाँ पे एकदम दिया हुआ है। अब यहाँ पर किसी का अभी नाम नहीं दिया है, इसका मतलब हमें सभी को समग्र रूप से पढ़ना है, फैक्चुअल रूप से, ठीक है। उसके बाद जो अगली विधा है आपकी निबंध और आलोचना। ये जो विधाएं हैं, ये 1, 2, 3, 4, 5, ये पांचों बड़ी और लंबी विधाएं हैं, इन सभी को डिटेल में पढ़ना है। इसके बाद जो है कथेतर गद्य, छोटी विधाएं इस समय एग्जाम की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब इनसे खोज के प्रश्न पूछा जा रहा है, जैसे संस्मरण, रेखाचित्र, जीवनी, आत्मकथा, रेडियो एकांकी, डायरी, रिपोर्टाज, साक्षात्कार, यात्रा साहित्य, पत्र साहित्य और एक नई चीज़ जो आ गई है ब्लॉग लेखन। ये नई और इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत कम साहित्य इसमें मिला है पर आधुनिक है एकदम से, इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण भी है, ठीक। छोटी विधाएं हैं,
एक एक शब्द में लिखा गया है, कम लिखा गया है लेकिन ठीक है। तो छोटा है विधा, लेकिन आप इसको बड़ा ही समझिए, ठीक है। ये रेखा चित्र संस्मरण दिखने में छोटे लग रहे हैं, लेकिन अब ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा की दृष्टि से, ठीक। अब ये कथेतर गद्य के बाद आता है अब आपका अगला यूनिट, यूनिट नंबर 6। क्या है? साहित्य शास्त्र और आलोचना। साहित्य शास्त्र में काव्य शास्त्र मतलब भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र दोनों होता है। भारतीय काव्य शास्त्र में हम काव्य की शुरुआत से लेकर के, जिसमें काव्य का लक्षण, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, काव्य दोष, काव्य गुण, ये सभी को पढ़ना है। और साथ में 6 संप्रदाय जिन्होंने काव्य के स्वरूप को, काव्य की आत्मा के लिए जितने जितने सिद्धांत दिए हैं, उन सभी को हम डिटेल में इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण रस संप्रदाय, जिसमें हम रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, भरत मुनि का रस सूत्र, रस के अव्यय, शब्द शक्तियाँ, साथ पूरी चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे अलंकार। अलंकार संप्रदाय हमने ऑलरेडी संप्रदाय में पढ़ लिया है। कितने प्रमुख अलंकार जितना इसमें दिया हुआ है कम से कम, वो तो हमें पूरा उदाहरण के साथ पढ़ना है। कुछ भी दे सकता है प्रश्न, एक लाइन लिख करके दे देगा और पूछ लेगा कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो उदाहरण के साथ हमें पूरा डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद आपका आता है पाश्चात्य काव्य शास्त्र। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में प्लेटो, अरस्तु, होरेस, लोंजाइनस, ये तो डिटेल में आपको पढ़ने ही है। क्रोचे, आई रिचर्ड्स, टी.एस. एलियट और नई समीक्षा। इसके अलावा कुछ और पाश्चात्य सिद्धांतकार जो हैं उनको भी हम ब्रीफ इंट्रो उनका भी पढ़ लेंगे, क्योंकि प्रश्न जो है वो जब पाश्चात्य से पूछ रहा है तो पूछने की संभावना बन सकती है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका 7वां यूनिट। 7वां यूनिट हिंदी आलोचना की पारिभाषिक शब्दावली, शब्द और कतिपय अवधारणा। ये जो यूनिट है ये बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट है, क्योंकि आप देखोगे किसी भी परीक्षा में, असिस्टेंट प्रोफेसर या नेट की किसी भी परीक्षा में ये यूनिट अब तक डायरेक्ट नहीं पूछा गया है। परीक्षा के लिए और ख़ासकर हिंदी साहित्य के विद्यार्थी के लिए, और आप असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम दे रहे हो उसके लिए ये यूनिट बहुत ही ज़रूरी और अच्छा है। एक असिस्टेंट प्रोफेसर से ये उम्मीद की जाती है, अपेक्षा की जाती है कि आपको हिंदी की बेसिक जो शब्दावली हैं उनकी जानकारी होनी चाहिए। तो इसमें आप देख रहे हो जैसे काव्य भाषा क्या होता है, बिंब, मिथक, कल्पना, फैंटेसी, निंदधरी कथा, कवि समय क्या है, काव्य रूढ़ियाँ क्या है। कवि समय और काव्य रूढ़ियाँ इंपॉर्टेंट है काव्य शास्त्र की दृष्टि से भी। हम कभी पढ़ते नहीं हैं इसको, क्योंकि आज तक सिलेबस में कभी रहा ही नहीं और प्रश्न भी नहीं पूछा गया, लेकिन पहली बार ये आपके सिलेबस में दिया गया है। तो चूँकि जब नया सिलेबस है इसलिए ध्यान भी ज़्यादा जाएगा और इसलिए इससे प्रश्न भी बनेगा, ये मान के चलना है, ठीक है। उसके बाद हम सामान्य पढ़ेंगे काव्य शास्त्र से रिलेटेड जितनी भी शब्दावली हैं, जैसे प्रतिभा क्या होता है, उत्पत्ति, व्युत्पत्ति हो गया, अनुभूति, अप्रस्तुत योजना, संकेत ग्रह, बिंब ग्रहण, आनंद की साधना। देखो ये काफ़ी सारे शब्दावली हैं और घबराना नहीं है, इन शब्दावलियों को देख करके नहीं घबराना है कि इतने सारे हैं, बहुत आसान है। हम जब क्लास में पढ़ेंगे आप खुद देखोगे कि ये सारी शब्दावली हैं जिनको परिभाषित करना बड़ा आसान है। मैं नोट्स दूंगी आपको, समझाऊंगी, एक एक बच्चों को समझाऊंगी, आप उसके बाद बोलिएगा कि ये पढ़ के आपको घबराहट अभी भी हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। इसी के साथ ये तो आपके भारतीय काव्यशास्त्र से जुड़ी शब्दावली हो गई। पाश्चात्य काव्यशास्त्र से जुड़ी भी कुछ शब्दावलियाँ हैं, जैसे विडंबना, अजनबीपन, विसंगति जिसको एब्सर्ड कहते हैं, पैराडॉक्स, ये सारी जो शब्दावलियाँ हैं ये इनको भी हमें डिफाइन करना है कि कहाँ से आई, कौन इसका जन्मदाता है और किस विचारधारा के अंतर्गत ये सारे यूज़ किए जाते हैं। इस तरह के फैक्ट और कॉन्सेप्ट इससे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आता है विचारधारा। क्या क्या विचारधाराएँ हैं, जिसमें आप उत्तर आधुनिकता, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, ये जो है इसमें से बहुत सारी टॉपिक्स है, अस्तित्ववाद, यथार्थवाद, आदर्शवाद, इन सब से आप पहले से ही परिचित हैं क्योंकि नेट में भी आपने पढ़ा है। नया क्या है, नया है मानववाद, प्रभाववाद, आधुनिकतावाद, रूपवाद। बाकी ये सारी चीज़ें ना, बाकी सारी आपकी पहले से पढ़ी हुई, तो घबराहट नहीं होगी, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं आई है। ये सारी चीज़ें ना आप घूम फिरा करके पढ़ रहे थे, बस अब क्या किया है सिलेबस ने, इसको अलग से डिफाइन कर दिया है, ठीक है।
उसके बाद अगला टॉपिक आता है प्रमुख रचना और रचनाकार। अभी तक आपने जो हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा है, अब क्या किया है 8वें 9वें और 10वें यूनिट में इसी के टेक्स्ट उठा करके दे दिया। आपको टेक्स्ट पढ़ना है, जिसमें हमें पढ़ना है गोरखवाड़ी, दिया हुआ है किस पुस्तक से, पीताम्बर दत्त बढ़तवाल के। ये इतने सारे कम से कम 25 से 30 पद हैं, इनको पढ़ना है। व्याख्या करते हुए चलेंगे, व्याख्या के अंदर देख लेंगे कि क्या है डिटेल, उसमें समझ लेंगे क्या उसमें फैक्ट चीज़ें प्रश्न पूछ रहा है, ये सब देख लेंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है विद्यापति। विद्यापति की कुछ पदावलियाँ हैं। कबीर की वाणी है, बहुत कम है, देख लीजिए, खाली सुमरन को अंग, विरह को अंग, पर्चा को अंग, सहज को अंग है, और इसकी भाषा बहुत आसान है, परेशान नहीं होना है, बहुत सरल भाषा में हम पढ़ेंगे, सॉल्व करते हुए चलेंगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा। उसके बाद जैसे के नागमती वियोग खंड से आप परिचित होंगे, नक्शे खंड से आप परिचित होंगे, दोनों ही काफ़ी प्रचलित है, ठीक है। तुलसीदास का रामचरितमानस का उत्तरकांड, केवल उत्तरकांड, ठीक, लगभग 100 से 120 पद तक आपके पूरे के पूरे उत्तरकांड में है। बहुत स्टोरी लाइन की तरह है, इसलिए इसमें भी बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तो परीक्षा आप देने जा रहे हो तो मेहनत के लिए तो बिल्कुल तैयार रहना चाहिए, क्योंकि मेहनत अगर कम सिलेबस रहता है तो भी करनी पड़ती है, कम कंपटीशन रहता है तो भी करनी पड़ती है, ठीक। उसके बाद हम पढ़ेंगे मीराबाई, जो विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा संपादक है, इनका केवल 20 पद पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम अगले, रहीम, केशव, बिहारी और भूसड़, रजखान और घनानंद, ये सभी भक्ति काल से रीति काल तक के कुछ कवि हैं। इन सभी के 25 से 30 पद पढ़ने हैं। घनानंद का घनानंद कवि 1 से 30 तक 30 संख्या तक इसको पढ़नी है। अब हम आते हैं साकेत, मैथिली शरणगुप्त का साकेत, केवल 9वां सर्ग पढ़ना है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद का कामायनी 4 सर्ग इसमें दिया हुआ है। आशा, श्रद्धा और लज्जा सर्ग, ठीक है, थोड़ा सा चेंज है, 1-2 सर्ग आपका इसका नेट से अलग है, एक सर्ग जो है वो उसी में का है। फिर है सूर्यकांत त्रिपाठी की निराला की राम की शक्ति पूजा और जागो फिर एक बार। ये कविता आपसे आप पहले भी परिचित है, आपके सिलेबस में रह चुकी है। 2 कविताएं बड़ी हैं और ये दोनों कविताएं बड़ी छोटी हैं, छोटी छोटी कविताएं हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से हो जाएंगी। सुमित्रा नंदन पंत की 2 लंबी कविताएं हैं और बाकी ये तीनों छोटी छोटी कविताएं, एक तारा, संध्या, भारत माता, ये सब कह सकते हैं 10-12 लाइन की कविताएं, और आपको बस उसका कंटेंट देखना है कि उसमें क्या चीज़ पूछा है, विषय वस्तु क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है उसमें, ठीक। उसकी साथ ऐसे ही हम महादेवी की वर्मा जी की कविताएं जो हैं, ये सारी कविताएं छोटी हैं, छोटी छोटी कविताएं, ये सारी सब कविताएं छोटी हैं, ठीक है। सच्चिदानंद वात्स्य अज्ञेय का असाध्य वीणा, लंबी कविता, इंपॉर्टेंट कविता, लेकिन आप पढ़ चुके होंगे, ये कविता आपके पीजी के भी सिलेबस में होती है, नेट के सिलेबस में है और अब वापस से हो गई है। तो ये सारी जो थोड़ी सी चर्चित है, इसको देख करके थोड़ा रिलैक्स तो ज़रूर होते हैं कि पढ़ी हुई है, ठीक। इसके साथ नदी के द्वीप, छोटी कविता है। आगे है मुक्तिबोध का अंधेरे में, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर की कुछ कविताएं हैं। इस संग्रह, रेणुका संग्रह का एक कविता है और सामधेनी की 3-4 कविताएं हैं। ये सारी छोटी कविताएं हैं, ठीक। अब है नागार्जुन, हजार हजार बाहों वाले, अकाल और उसके बाद, गुलाबी चूड़ियां, बादल को घिरते देखा, ये 5 कविताएं। देखो ये सारी कविताएं आप पढ़ने जाओगे ना तो एक एक कविता, एक एक 2-2 कवियों की कविताएं एक दिन में हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद शमशेर बहादुर, केदारनाथ अग्रवाल, भवानी प्रसाद मिश्र और सुदामा पांडे धूमिल की 3-4 छोटी ही कविताएं हैं सबकी, ठीक है। उसके बाद जो 9वां यूनिट है वो है कथा साहित्य। कथा साहित्य में आप देख रहे हैं उपन्यास, ये आपका दिया हुआ है, गोदान वयम रक्षामा, ये नया उपन्यास है। गोदान आपसे आप परिचित हैं, वृंदावन लाल वर्मा की विराटा की पद्मिनी, हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुनर्नवा, नया उपन्यास आपके सिलेबस में दिया है। अभी तक हम हजारी प्रसाद द्विवेदी की क्या पढ़ते थे, बाणभट्ट की आत्मकथा। सतीदानंद हीरानंद वात्स्यायज्ञ का नदी के द्वीप, फणीश्वरनाथ रेणु का मैलांचल, फिर से चर्चित, नेट में हम पढ़ चुके हैं, इसलिए हम इसको यहाँ पर भी और बिना घबराए हम पढ़ सकते हैं। भगवती चरण वर्मा, शिव प्रसाद सिंह का नीला चांद, अच्छा उपन्यास है, आपकी वैचारिक दृष्टि के हिसाब से भी ये सारे उपन्यास बड़े अच्छे हैं। अमृतलाल नागर, मानस का हंस,
झूठा सच, राग दरबारी, वसंती और आपका बंटी, इन सब उपन्यासों से तो आप ऑलरेडी परिचित हैं। बड़े मनोरंजक पूर्ण भी उपन्यास है, ज्ञानवर्धक भी उपन्यास है, और हिंदी साहित्य का विद्यार्थी होने के नाते आप ये सब या तो पढ़े ही होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो अब पढ़ लेंगे। अब है कहानी। कहानी मैक्सिमम कहानी जो है इसमें आप परिचित हैं, सिंपल है, छोटी कहानियां हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से हो जाएगा। प्रेमचंद की 2 कहानियां यहाँ पे दिया हुआ है। दुनिया का अनमोल रतन और कफन, दोनों कहानियां प्रसिद्ध कहानियां हैं। कानों में कंगना, एक कहानी इनकी। ताई, उसने कहा था, आकाशदीप, पत्नी, लाल पान की बेगम, रसप्रिया और अज्ञे की रोज और सरड़दाता, भीष्म शाहनी की चीफ की दावत, उषा प्रेमदा वापसी, निर्मल वर्मा परिंदे, कमलेश्वर की एक दिल्ली की एक मौत, ये नई कहानी है। राजेंद्र यादव जहाँ लक्ष्मी का कैद है, ये थोड़ी लंबी कहानी है। मलबे का मालिक की छोटी कहानी है। ठीक है, देखो अभी हम पहले सिलेबस डिस्कस कर दें, उसके बाद हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र, अब आते हैं हम नाटक पे। भारतेंदु हरिश्चंद्र की नाटक अंधेर नगरी दिया हुआ है। प्रसाद का एक ही नाटक दिया है, चंद्रगुप्त। धर्मवीर भारती का अंधा युग, ये गीति नाट्य है। और सिंदूर की होली, आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का, उपेंद्रनाथ अश्क का अंजू दीदी, ये आपको नाटक के पोर्शन में पढ़ने रहेंगे। उसके बाद आता है गथेतर गद्य, इम्पॉर्टेंट यूनिट है ये। निबंध आपको देखना है, हिंदी निबंध। भारतेंदु हरिश्चंद्र का 2 निबंध दिया है, प्रताप नारायण मिश्र का 2 निबंध है, बालकृष्ण भट्ट का 1 निबंध, बालमुकुंद गुप्त, चंद्र शर्मा गुलेरी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदारपुर सिंह और रामचंद्र शुक्ल का एक निबंध आपको पढ़ना है। उसके बाद हजार प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र और हरिशंकर परसाई, ये सारे निबंध आपको लोगों को ईजिली अवेलेबल है। आप हिंदी समय पे जाओगे, कविता कोश पे जाओगे, ये सारे निबंध, ज़्यादातर विधाएं आपको एज ए टेक्स्ट भी वहाँ मिल जाएंगी। और जब हम पढ़ाएंगे तो आपको टेक्स्ट और नोट्स दोनों ही प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब पढ़ते हैं, देखते हैं अगली जो छोटी विधा है आलोचना, जिसमें ये 4-5 आलोचकों को दिया है। शुक्ल, नंदुलाल वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र द्विवेदी, रामविलास शर्मा, विजय देव नारायण शाही, रामस्वरूप चतुर्वेदी, नामवर सिंह। केवल इतने आलोचकों के जितने भी सिद्धांत हैं वो हमें पढ़ना। आत्मकथा में एक ही आत्मकथा है, अपनी खबर, जीवनी आवारा मसीहा ज़रूरी है। संस्मरण में सुधिया उस चंदन के वन की, यात्रा साहित्य चूड़ों पे चांदनी, मेरा परिवार रेखाचित्र, रिपोर्टाज ऋणधर जनधल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। डायरी अकेला मेला, साक्षात्कार में बनारसी दास चतुर्वेदी जी का प्रेमचंद के साथ 2 दिन, पत्र साहित्य में निराला के पत्र और चिट्ठी पत्र। ठीक, ये पूरा जो सिलेबस है आपका यूपीएचएससी का जो सिलेबस, जिसमें आपको ये सारी विधाओं के साथ पूरा डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, अगर आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो आपको इन सभी से कभी ना कभी तो गुजरना पड़ेगा ही। अच्छी बात है कि आपके कंपटीशन में दिया हुआ है तो आप इसको थोड़ा एनालिसिस करके उस दृष्टि से हम पढ़ सकेंगे। ये तो हो गया पूरा यूपीएचएससी का सिलेबस, 10 यूनिट में पूरा का पूरा सिलेबस ये ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हम सबसे पहले यूपीएचएससी के सिलेबस को ही केंद्रित करके पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो परीक्षा है यूपीएचएससी की, उसके होने की संभावना पहले है। ठीक, इसके बाद जो हम क्लास है साथ में ऐड करते रहेंगे, क्या है आपका यूपी जीडीसी। जीडीसी का जो अब तक का सिलेबस है वो उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कशन कर रहे हैं। हो सकता है परीक्षा जब नई वैकेंसी आए तो हो सकता है कुछ सिलेबस में परिवर्तन हो, अगर परिवर्तन होगा तो उसको हम उस समय डिस्कस कर लेंगे, देख लेंगे कि क्या चीज़ घटाई जा सकती है, क्या जोड़ी जा सकती है। हम सब चीज़ों के लिए हम मेंटली पहले से प्रिपेयर हैं। ठीक है, ये जो है पुराना सिलेबस अभी तक है, 7 यूनिट है इसमें पूरा। ठीक है, 7 यूनिट में जो पहली यूनिट है वो है सिंपली हिंदी साहित्य का इतिहास और लोक साहित्य। हिंदी साहित्य के इतिहास में आप वही लेखन परंपरा, काल विभाजन, आदिकाल को पूरा, रासो काव्य परंपरा को पूरा पढ़ रहे हैं। साथ में एक नई चीज़ जो पढ़ रहे हैं ना यहाँ, लोक साहित्य। ये इम्पॉर्टेंट है, नया है और अलग है। हमेशा जो नया और बाद में ऐड किया जा रहा है या थोड़ा सा अलग है उसको ज़रूर फोकस करना है, क्योंकि उससे प्रश्न बनने की संभावना अधिक बन सकती है। ये हो गया इकाई 1। इकाई 2 में है आपका मध्यकालीन काव्य, जिसमें आप भक्तिकाल और रीतिकाल दोनों को पढ़ेंगे। डिटेल में पढ़ना है, यहाँ पे दिया हुआ है चारों संप्रदाय, भक्तिकाल के जो चारों हैं, संत, सूफी, रामकृष्ण, सभी दे दिया है। अब ये दे दिए का मतलब है कि अब इससे वो कहीं से भी पूछ सकता है, कि प्रॉपर उसको छूट है। ठीक,
दूसरा है रीतिकाल। रीतिकाल की भी तीनों जो धाराएं हैं, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, ये इसकी विशेषता, इसकी प्रवृत्तियाँ, इसके रचनाकार, लेखक सभी इसके अंतर्गत पड़ रहा है। ये इसको अलग से मेंशन करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे लिख दिया है। ठीक। इकाई 3 आधुनिक काल। आधुनिक काल में आप देख सकते हैं भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद के साथ नई कविता, साठोत्तरी कविता और समकालीन कविता। यहाँ तक आपका कविता का इतिहास, काव्य का हिंदी साहित्य का इतिहास यहाँ पूरा होता है। ठीक है, 3 यूनिट तक हम उसको पढ़ेंगे। 4वीं यूनिट में पढ़ेंगे हम आधुनिक कथा का साहित्य का इतिहास। ठीक है, आधुनिक कथा साहित्य का इतिहास में सबसे पहले हम बड़ी विधाएं जो है उपन्यास को पढ़ रहे हैं। उपन्यास को हम उसके विकास से लेकर के प्रेमचंद्र पूर्व, प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर और उसके साथ आधुनिक तक जो विकास हुआ है प्रेमचंद के बाद भी उपन्यास का, उसको पढ़ेंगे। उसके बाद हम साथ में पढ़ेंगे अगली जो लंबी विधा है कहानी। ये है आपका 2 लंबी विधाएं हैं जो आपका यूनिट 4 में है। यूनिट 5 में इस जो अगली जो बड़ी विधा है सबसे, वो है नाटक। नाटक का उद्भव विकास, और नाटक के साथ एक जो जुड़ के आता है एकांकी, हिंदी एकांकी, उसको भी पढ़ेंगे, उसका भी उद्भव विकास। साथ में नाटक के जो अन्य छोटे रूप हैं जिसमें रेडियो नाटक, गीति नाटक, नुक्कड़ नाटक या टेली ड्रामा, ये वगैरह सभी इसी में पढ़ेंगे। चौथा है आपका कथेतर गद्य या छोटी विधाएं भी हम लोग इनको कह सकते हैं, जिसमें क्या क्या है आपका गद्य गीत, रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रावृत्त, जीवनी, आत्मकथा, रिपोर्टाज, डायरी एवं पत्र साहित्य। ये सारा आपका पूरा जो ये है ये हमारा 5वीं यूनिट में है। अब आता है आपका 6वां यूनिट। 6वें यूनिट में क्या है, भाषा विज्ञान। पहला दो जो सब टॉपिक है वो है भाषा विज्ञान संबंधी, जिसमें परिचय और बेसिक जो भाषा विज्ञान है उसके बारे में पढ़ना है। तीसरा यूनिट जो है वो ध्वनियों का वर्गीकरण है, और चौथा यूनिट जो क्या है वो है शब्द की परिभाषा, वाक्य की परिभाषा, भाषा का जो संरचनात्मक ज्ञान है उसको डिकोड कोड करते हुए हमें यहाँ पढ़ना पड़ेगा ये 3 यूनिट तक। उसके बाद 6वां है हिंदी का संवैधानिक स्थिति। संवैधानिक स्थिति में हिंदी का क्या स्वरूप शुरुआत में आया, क्या परिवर्तन हुआ और वर्तमान तक उसकी क्या अवस्थिति है, उसको हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। ये एक जो चीज़ है परिभाषिक शब्दावली, अलग और ज़रूरी चीज़, ठीक है, ज़रूरी टॉपिक है, उसको हम पढ़ रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता, पत्रकारिता का उद्भव और विकास, भारतेंदु युग से लगभग आपका पत्रकारिता, हिंदी पत्रकारिता का जो विकास होता है उसको हम पढ़ते हैं। भारतेंदु युग से लेकर के लगभग आज तक पत्रकारिता का क्या स्वरूप है उसको हमको यहाँ देखना है। रेडियो और दूरदर्शन पत्रकारिता, कंप्यूटर, इंटरनेट और हिंदी, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये दोनों, आज की आधुनिक हिंदी के हिसाब से महत्वपूर्ण है। और आप जानते हो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हिंदी को आधुनिक ज्ञान के साथ, आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़ने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। इसलिए टॉपिक एकदम क्या है, रिलेवेंट है, नया है, इसलिए इससे प्रश्न भी पूछे जाने की संभावना बन सकती है। 7वां और अंतिम इकाई जो है जीडीसी की वो है आपका भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र। भारतीय काव्यशास्त्र के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसमें 6 संप्रदाय हैं। 6 संप्रदाय के बारे में हमें डिटेल से पढ़ लेना, तो बहुत शॉर्ट में लिखा है लेकिन पढ़ना है हमें इसको डिटेल में। पाश्चात्य के भी कुछ बेसिक सिद्धांत, जिसमें हम अरस्तु को, प्लेटो को भी पढ़ेंगे ज़रूर, क्रोचे को, कॉलरिज, रिचर्ड्स, एलियट, इतने सिद्धांत पढ़ने हैं। साथ में कुछ पढ़ने हमें पाश्चात्य के कुछ वाद और विचारधारा, जिसमें अस्तित्ववाद, मार्क्सवाद, संरचनावाद और उत्तर आधुनिकता, ये लिमिट कर दिया है, लिमिटेशन में इसमें जितना दिया है बस उतना ही पढ़ने की ज़रूरत है। साथ में ये 2 विमर्शों को पढ़ना है, हिंदी साहित्य का विमर्श में स्त्री विमर्श और दलित विमर्श। अभी तक तो यही चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। हालांकि ये जब सिलेबस बना था उस समय काफ़ी सारे विमर्श जो थे वो उतने प्रकाश में नहीं आए थे। हो सकता है निकट परीक्षा आने तक कुछ परिवर्तन इसमें हों और भी इसमें जो कुछ नए विमर्शों को, कुछ नए टॉपिक को ऐड किया जा सके, ठीक। इसलिए हम वो जो संभावना है ना कि नया कुछ बनाया जा सकता है, उस संभावना को ले करके चलेंगे कि उसमें कुछ और भी जोड़ा जा सकता है, ठीक। ये हो गया आपका यूपी जीडीसी का।
यूपीजीडीसी की परीक्षाएं, चूँकि ये बहुत तेज़ी से प्रयास चल रहा है तो इसकी परीक्षाएं भी हो सकती हैं जल्दी। हम यूपीजीडीसी का सिलेबस पहले क्लियर करते हुए चलेंगे और उससे आपकी यूपीजीडीसी की भी बहुत सारे सिलेबस कवर हो जाएगा, और जितने भी टॉपिक जो इसके अलग हैं उनको हम पूरे सिलेबस कवर होने के लास्ट में हम उनको भी पढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद आता है आपका यूपीपीजीटी। इम्पॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि इसकी भी जो परीक्षाएं हैं वो होने को हैं। छोटा सा सिलेबस है, दिखने में छोटा लग रहा है लेकिन दी काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें। पहला आप देख सकते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास समग्र रूप से लिख दिया है, जिसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल पूरा ही पढ़ा है। ये 3 लाइन में लिखा हुआ जो सिलेबस है ये छोटा नहीं है, ये काफ़ी डिटेल में है। इसके साथ ये तो काव्य का इतिहास हो गया। अब जो दूसरा टॉपिक है गद्य का इतिहास, इसमें बड़ी विधाएँ और छोटी विधाएँ दोनों ही दी हुई हैं। निबंध, नाटक, कहानी, आत्मकथा, आलोचन, संस्मरण, रेखा चित्र, जीवनी, जितनी भी विधाएं सभी पढ़ना है और सभी के हमको इतिहास को, विकास को और प्रमुख रचना और रचनाकार जो हैं उनको पढ़ना है, क्योंकि कोई नाम पर्टिकुलर दिया नहीं हुआ है तो सब पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जो अगला है काव्यशास्त्र, इसमें भारतीय काव्यशास्त्र ही दिया है, पाश्चात्य काव्यशास्त्र आपके सिलेबस में लिखा नहीं है कहीं, ठीक है, जिसमें आपको कुछ बेसिक चीज़ पढ़ना है, संप्रदाय नहीं पढ़ना है, इसलिए यहाँ सिलेबस कम हो जाता है आपका। फिर है भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान में भी बेसिक दिया है, शुरुआत कैसे हुई भाषा की, केवल हिंदी भाषा का इतिहास पढ़ना है आपको इसमें। जैसे हिंदी भाषा की बोलियाँ क्या है, उसका आज के समय में भौगोलिक परिवेश क्या है, थोड़ा सा संरचनात्मक ज्ञान क्या है, उसको आपको भाषा विज्ञान के अंतर्गत पढ़ना पड़ेगा। ये टॉपिक जो है नेक्स्ट, व्याकरण, संस्कृत साहित्य और संस्कृत व्याकरण, ये टॉपिक आपका पीजीटी में बाकी के कंपटीशन से अलग है। व्याकरण में भी बेसिक व्याकरण है, देख सकते हैं आप, संधि, समास, लिंग, वचन, कारक के साथ ये सब सारे बेसिक जो सामान्य हिंदी का जो व्याकरण होता है वो पूरा आपको इसमें पढ़ना है। साथ में संस्कृत साहित्य और संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण भी जो बहुत डीप में नहीं दिया हुआ है, और जितने भी अभी तक प्रश्न आए हैं उससे भी ये लगता है कि जो प्रश्न पूछा जाता है वो सतह से ही पूछा जाता है, लेकिन हम जब इसको पढ़ेंगे हम कोशिश करेंगे कि डीप भी पढ़ें, क्योंकि परीक्षा का पैटर्न चेंज हो रहा है, कंपटीशन रोज़ नया नया बढ़ रहा है, तो हम हर तरह के कंपटीशन को फाइट करने के लिए अपने आप को तैयार कर लें, ठीक है। तैयार कैसे करेंगे? तैयार करेंगे हम आप दोनों मिल करके। जैसा कि आपको पहले से पता है हमारा बैच यूपीपीजीटी का और यूपीएचएससी और यूपीजीडीसी का बैच स्टार्ट हो चुका है, एडमिशन इसके शुरू हो चुके हैं, और आज इसका जो आप देख रहे हैं ये ओरिएंटेशन क्लास से हमने इसकी एक शुभ शुरुआत कर दी है, ठीक। अभी एडमिशन इसका है जो चल रहा है, आप सभी एडमिशन ले सकते हैं और जल्द से जल्द आप सभी अपनी तैयारी शुरुआत कर दीजिए। आप देख सकते हैं कि इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, पूरे पाठ्यक्रम पे जो है वो कक्षा होगी, क्लास के साथ PDF नोट्स मिलेगा, टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, साथ में लाइव डिस्कशन होगा। हर कुछ समय बाद हम लाइव डिस्कशन करेंगे बच्चों के साथ कि क्या समस्या आ रही है, तैयारी करने में क्या समस्या आ रही है, उसके साथ लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलती रहेगी। इसी प्रकार से पीजीटी में भी ये सारी सुविधाएं और जो सिलेबस पे क्लास, PDF नोट, संस्कृत साहित्य और व्याकरण की अलग से आपको कक्षा और पूरी नोट्स मिलेगी, टेस्ट सीरीज, लाइव डिस्कशन, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, ये आपको आपके पीजीटी के बैच में मिलेगा। तो काफ़ी सारी मेहनत जो है वो आप भी कर रहे हैं, हमने भी कोशिश की है थोड़ी सी और मेहनत करने की, ताकि हम सब मिल करके जो आगे आने वाली विज्ञप्तियाँ हैं ना उसके लिए हम सब तैयार हो जाएं और मिल करके अच्छी तैयारी करें। आप इन सभी बैच में पर्टिकुलर बैच के हिसाब से भी एडमिशन ले सकते हैं, और ये जो हिंदी साहित्य का प्रीमियम बैच है जिसमें आपको यूपीएचएससी, यूपीजीडीसी, यूपीपीजीटी और अन्य भी जितने बैच इस समय हिंदी साहित्य के चल रहे हैं वो सभी मिल जाएंगे। 2024-25 जो बैच चल रहा है आप इसमें भी डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। इसमें डायरेक्ट एडमिशन लेने से आपको ये सारे बैच में एंट्री अपने आप मिल जाएगी, ठीक। तो तैयारी करते रहिए, थोड़ी तैयारी को और मजबूत बनाने की ज़रूरत है, घबराना नहीं है, मिलकर तैयारी करेंगे, डिस्कशन करते हुए पढ़ेंगे, और जो परीक्षाएं आने वाली हैं उसमें हम अपनी एक सीट पक्की कर लेंगे, ठीक है। तो तैयारी करते रहिए, क्लास आपके अब से स्टार्ट हो जाएगी, रोज़ आपकी एक क्लास चलेगी,
संडे जो होगा वो आपका रेस्ट मोड का होगा, उसमें हम डिस्कशन भी कर सकते हैं, उसमें हम लाइव क्लास भी कर सकते हैं या क्वेश्चन सॉल्व भी कर सकते हैं या रेस्ट मोड भी कर सकते हैं। बाकी 6 दिन आपकी क्लासेस चलेंगी। क्लासेस हमारे HN अध्ययन ऐप पर चल रही हैं, तो आप जल्द से जल्द आप सभी उसमें एडमिशन ले लीजिए। ठीक है, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया।